ओके, क्लास 10 आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन जो चैप्टर 1 है उसकी स्टडी आप करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, इस लेसन को समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो जरूरी पड़ेगी इसमें जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो कि वो ये है कि केमिकल फार्मूला कैसे, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड। कंपाउंड्स को दिया है तो उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज आएगी। इसको समझना जरूरी है। इसको नहीं समझ पाओगे या तो ये पूरा चैप्टर आप मिस करोगे। आप उसको रटने की कोशिश करोगे, समझने के बजाय रटने की कोशिश करोगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझने, बहुत सिंपल स्टेप है, आपको केमिस्ट्री से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत आसान है इसकी भाषा को आप समझ जाए। जैसे कि आप शुरू में इंग्लिश समझना बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश के मास्टर हो गया, आप अच्छा इंग्लिश समझ लेते हो, बोल लेते हो। उसी प्रकार से केमिस्ट्री की लैंग्वेज यदि आप समझना है तो थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड। तो कंपाउंड के केमिकल फार्मूला लिखने के सबसे पहला स्टेप बहुत जरूरी है, वो ये है टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है, किस टाइप का कंपाउंड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत आसान मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसको आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला है आयनिक कंपाउंड होते हैं। 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड, दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड और तीसरा एसिडिक कंपाउंड। तीनों को कैसे पहचानेंगे? आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। यदि आप के घर में इस प्रकार के पीरियोडिक टेबल है तो ये आप बहुत आसानी से मेटल और नॉन मेटल को आप समझ जाओगे। यहाँ पर यदि आप देखिए ये चार्ट, ठीक है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप देखिए तो ये जो कलर है ये मेटल है। ठीक है, जितने इस प्रकार के कलर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो मेटल में आएंगे और इस प्रकार के कलर में जितने भी एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल में आएंगे। जैसे ये हो गए नॉन मेटल में आ गए। ठीक है, और ये सब किस में आएंगे? मेटल में आएंगे। ठीक है, ओके। और ये इससे आपको पीरियोडिक टेबल आपके घर में होना बहुत जरूरी है। इसको जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, एक डेडिकेटेड टेबल होगी, एक डेडिकेटेड आपके पास में चेयर होगी जहां पर आप बैठ कर पढ़ते हैं, वो होना चाहिए। आपके क्लास 10 से ये चीज आप करें और उसके सामने आप ये पीरियोडिक टेबल लगा करके रखिए तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे आप। ओके, चलिए हम जो इस चैप्टर में हम कवर कर सकते हैं कोशिश करेंगे आज के लेसन में मैक्सिमम आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो आयनिक मेटल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल में जैसे ले जाए सिल्वर ले लिया जाए, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, Ag होता है। ठीक है, Ag। और नॉन मेटल मान लिया क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन एक गैस है तो AgCl। ठीक है, या कैल्शियम ले लिया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड है जो आपको समझना है वो होता है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड बहुत सिंपल होते हैं, ये नॉन मेटालिक होते हैं, विशेष करके इससे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाएगा, मतलब फ्री नहीं होता है, ये कंपाउंड रूप में ही पाया जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाएगा, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में पाया जाएगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कोवैलेंट कंपाउंड होता क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपने आप को जो है
अस्थाई बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को अस्थाई बनाता है, जो अभी हम आपको इसी टॉपिक में आगे हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इतना समझिए कि आयनिक कंपाउंड जो है मेटल और नॉन मेटल के बने होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड जो है नॉन मेटल के बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये कंपाउंड जो होते हैं वो सारे कंपाउंड जो होंगे वो हाइड्रोजन से बिगिन होते हैं। ठीक है, जैसे HCl लिख लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और आपने और इसको सुना है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोजन से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये एसिड होते हैं। ठीक, देन अब आप आते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड है विशेष करके। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे, इनके कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे बताएंगे। अभी आप देख लो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए आप चार चीजें आप करेंगे। ठीक है, 4 स्टेप आप याद रखिए। पहला स्टेप टू राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड जो दिया गया है, कोई भी कंपाउंड कहा गया, मान लिया जाए बेरियम क्लोराइड कह दिया गया। ठीक है, बेरियम क्लोराइड मान लिया जाए, कहा गया कि इसका फार्मूला लिखिए। तो बेरियम का आपको सिंबल आना चाहिए, क्लोरीन का आपको सिंबल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba। नहीं आता है तो आपको फिर से मैं कहता हूं कि ये आप टेबल अपने पास रखिएगा। यहाँ बेरियम है, बेरियम का फार्मूला, बेरियम का सिंबल क्या है, Ba। तो ये रखिए, तो हमेशा आपको मदद करेगा पीरियोडिक टेबल। तो इनका सिंपल आपको याद होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड का कंपाउंड है। कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, बेरियम है, क्लोराइड है। बेरियम का भी आपको सिंबल आना चाहिए, क्लोराइड का भी सिंबल आना चाहिए। ठीक है, बेरियम का Ba होता है और क्लोरीन का Cl होता है, ये आना चाहिए इतना। ठीक है, आना चाहिए। ठीक, और दूसरा चीज है डिटरमिन द चार्ज जानना है। आयन पे, बेरियम पे कौन सा चार्ज है, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा है, उसके बाद हम चार्जेस को बैलेंस करना सीखेंगे, बैलेंस करना है। उसके बाद एक पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे, जो विशेष करके पॉली एटॉमिक होंगे उसके लिए हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से बहुत आसान है, आप घबराइए ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल आपने लिख लिया। अब डिटरमिन द चार्जेस जानना है। आयन पर चार्जेस कैसे डिटरमिन करते हैं वो यहाँ पर आप देखिए। डिटरमिन द चार्जेस, कैसे चार्जेस डिसाइड करते हैं। आपने 9th में ये पढ़ा है, बहुत से एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ा है 9th में। ठीक है, बहुत से एटॉमिक थ्योरी आपको क्या बताती है, इसी को हम क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इस क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अनुसार की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं और फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर ऑर्बिट में फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बोर्स ने बताया कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर होती है। ठीक है, यह मतलब हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिट को जो पहले मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए क्लोरीन है, सोडियम मान लीजिए, तो सोडियम मान लिया जाए तो सोडियम में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फर्स्ट में 2 इंटू n, मतलब एक है, पहले ऑर्बिट एक है, स्क्वायर कितना हो गया 2 हो जाएगा। ऐसे दूसरे में देखा जाए, दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, तो 2n स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगाइए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 हो जाएगा। और ऐसे थर्ड में वही फार्मूला लगा लीजिए 2n स्क्वायर का, फोर्थ मॉडल में 2 इंटू 3, यानी मतलब यहाँ थर्ड में 3 हो जाए, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाए 18। ठीक है, इस प्रकार से पहले कक्षा में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8। आप सोडियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पहले में 2 हो गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में हो गए। ठीक, और दूसरे में कितने बचे, तो 2 निकाल दिए तो 9 बचे थे, लेकिन दूसरे में ज्यादा 8 हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते हैं। 2
2 4 2 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। अब कितने बचे? 8 इसमें हो गए, तो इसमें 8 और 10 हो गए। अब बचे कितने? 1। तो 1 जो होगा वो तीसरे ऑर्बिट में होगा, तीसरे ऑर्बिट में होगा, ठीक है। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे कि हम चार्जेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये अभी समझे नहीं, लेकिन अब आप समझोगे आप, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको स्टेबल होने के लिए या तो तीसरा जो ऑर्बिट है, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 18 होने चाहिए, लेकिन है 1, ओनली 1 है। तो क्या करेगा? ये दे देगा किसी को, ठीक है, क्योंकि इसको 18 चाहिए। 18 आप किसी से लेना चाहे, यदि किसी से लेना चाहे इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं इतनी आसानी से। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो नेचर में है, वो इतने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के पॉजिटिव दे करके ये पॉजिटिव चार्ज अपना ले लेता, ठीक है। ऐसे क्लोरीन को आप देखिए, क्लोरीन के नेचर में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन को बॉन्ड मॉडल के अनुसार देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए? फर्स्ट में 2 ही हो गए, ठीक है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इसका फार्मूला यहां पे लगाओगे आप, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, और दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 तो 10 हो गए, और होते कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 17 होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है, क्लोरीन के। अब कैसे जानोगे 17 होते हैं? तो आपको यही पीरियोडिक टेबल फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल अपने पास रखोगे तो सब आसान होगा, ठीक है। क्लोरीन लिखा, क्लोरीन के ऊपर आप रेड कलर में 17 लिखा है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, बार बार आप इसको देखते रहेंगे तो लर्न होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने हैं? 17 है। तो 17 को ही जो है हम यहाँ पे बोर्स मॉडल थ्योरी में, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में, इनिशियल थ्योरी में जो है हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन में आप देख रहे थे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तीसरे ऑर्बिट में कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, अस्थायी होने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। और यह जितना इस फार्मूला के अनुसार आ जाए वो कम से कम 8 होना चाहिए, इतना समझिए आप। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कितनी कमी है? वायरिंग कंडीशन में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेंगे? इनसे 1 इलेक्ट्रॉन जो ये देंगे ये ले लेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जब ले लेगा तो ये क्लोरीन पर जो चार्ज जाएगा वो -1, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो -1, ठीक है, -1 का चार्ज जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। ये डिटरमाइन चार्जेस कैसे? तो सोडियम पर +1 का और क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, क्योंकि ये -1 इससे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसको बहुत कम चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में है, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको मुश्किल हो रही है दूसरों से 7 इलेक्ट्रॉन लेने में, ठीक है। लेकिन इसको आसान है, ये इससे आसानी से ले लेता है, ठीक है। ओके, तो ये समझ लीजिए आप तो कैसे हम चार्जेस को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम बैलेंस कैसे करते हैं चार्जेस में। यहाँ पर बैलेंस तो है, क्योंकि सोडियम का 1 है और क्लोरीन का भी 1 है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं पहले सोडियम +1 और क्लोरीन +1, ठीक है, -1, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें? दूसरा क्या करेंगे हम? बैलेंस करने के लिए इसको किस क्रॉस कर देंगे? इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे लिख लीजिए तो आपके लिए और आसान हो। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसका
इसका प्लस 1 है और इसका प्लस -1 है, तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है, ठीक है। तो ये Cl इसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी इसको Mg कर दिया जाएगा, ठीक है, थोड़े समय के लिए Mg मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। और मान लीजिए क्लोरीन से ही रिएक्शन करता है तो क्या करते हैं, या इसके पास में मैग्नीशियम के पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल होने के लिए इसको कम से कम 6 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो कम से कम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्लोरीन कहता है मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन से और ये संपर्क करेगा और दूसरे क्लोरीन से भी ये संपर्क करके उनसे 1 इलेक्ट्रॉन, उनको भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको को दे देगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में मैग्नीशियम और क्लोरीन इस तरह से था, तो क्लोरीन ने क्या किया है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं और इसके पास 1 ही था, ठीक है। ये क्लोरीन के पास 1 ही था, कम से कम 2, तो इसका लिए बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, किस क्लास में करते हैं, जो आपको बताया था, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि 2 क्लोरीन से है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से हम ला नहीं सकते, इसको ज्यादा जब फार्मूला लिखते हैं तो उसको कंसाइज करके छोटे रूप में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर एक नियम है कि अगर जो चार्जेस इसके ऊपर आए, ठीक है, बाहरी कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2 हो गया, ठीक है, ये +2 यहाँ लिखा गया। क्लोरीन का 1 है, 1 इसका क्रिस क्रॉस कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, Mg का जो है Mg ऐसे लिख दिया Mg1, ठीक है, और Cl के पास कितना चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, तो Cl2, तो MgCl2 बनेगा, क्या हो जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद एक और आता है, कुछ जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स पॉली एटॉमिक भी होते हैं, ठीक है। आयंस जो होते हैं, कुछ आयंस जो है पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक अगर जो है, ठीक है, पॉली एटॉमिक अगर जो है तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस मतलब जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का उसी फार्मूला से अगर निकालेंगे, इसी बोहर मॉडल के हिसाब से निकालेंगे, तो ये आखिरी कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन +3 होते हैं, ठीक है। इसके +3 आएंगे, आप निकाल करके देख लीजिएगा। और ये आपके पास में अगर जो होगा तो इसमें आप ढूंढिए, बहुत आसानी से पाओगे एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ 13 का अगर जो आप बोहर मॉडल के हिसाब से बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगे तो आप आसानी से पा जाओगे कि +3 आएगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ठीक है। अब ये मान लिया जाए कि एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के आसपास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, या नाइट्राइड्स, कभी ऑक्सीजन नहीं मिला इसको बाय द वे, तो नाइट्राइड से करता है रिएक्शन, कर नाइट्रेट्स NO3 से करता है, ठीक है। NO3 ये आयनिक रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये इसका जो चार्जेस होता है -1 होता है, ठीक है, इसका चार्जेस -1 होता है और इसका चार्जेस क्या होता है, +3 होता है। और इसको अगर जो आप लिखें इस तरह से Mg और Cl, Mg और NO3, ठीक है, NO3, तो इसका चार्जेस कितना है, 3 है और इसका चार्जेस कितना 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, क्रिस क्रॉस करेंगे इसमें भी, Mg, ठीक है, Mg कितना हो जाएगा 1 और NO है तो N ये 3 N के साथ लिखो कि वो किधर, इसलिए पैरेंथेसिस लगा, इस तरह का ब्रैकेट आप
छोटा ब्रैकेट लगा दें, इसको पैरेंथेसिस कहेंगे। तो पैरेंथेसिस लगा करके इसका ये जो चार्ज है यहां पर लगा देंगे, ठीक है। तो एमजी नो पैरेंथेसिस 3 लिखेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला इस तरह से ये फार्मूला हो जाता है एमजी और फिर पैरेंथेसिस लगा के नो 3 का 3, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, माइनस से 9 रहेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे बहुत आसान तरीका है कि फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले फिर से आप दोहरा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड किस प्रकार के वो आपको आइडेंटिफाई करना है। 3 प्रकार के कंपाउंड होंगे, आयनिक होंगे जिसमें पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, ठीक। और कोवैलेंट कंपाउंड में केवल नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। और एक एसिडिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन। जब आप फार्मूला लिखने की बारी आएगी तो अभी हमने यहाँ पे देखा है आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं। उसके बाद क्या, डिटरमाइन द चार्जेस, चार्जेस कैसे डिटरमाइन करेंगे, बोर मॉडल के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस द चार्जेस, बैलेंस कैसे करेंगे, इस तरह से लिख करके बैलेंस करेंगे क्रिस्टल्स करके, ठीक है। बैलेंस कर लिया, जैसे यहाँ पर बैलेंस कर लिया, ठीक। तो इस प्रकार से आप बैलेंस कर लेंगे, यानी इसकी जो इसका चार्ज इसके साथ चला जाएगा, इसका चार्ज इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर जो कंपाउंड रूप में है तो पैरेंथेसिस लगा के, जैसे इसमें लिखा है पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला लिखेंगे। सो अभी दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम कोवैलेंट कंपाउंड के फार्मूला कैसे लिखें, ठीक है। थैंक यू।